हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल का सर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज से हम लोग सीए में या सीए में फाउंडेशन का अकाउंट इस सब्जेक्ट से शुरुआत करने वाले हैं। बेसिकली जब आप प्रोफेशनल कोर्स में जाते हो तो आपका पढ़ने का अप्रोच बहुत ही ज्यादा मायने रखता है कि आपका रिजल्ट और आगे के करियर में मिलने वाला सक्सेस कैसे रहेगा। तो इसीलिए जितना हो सके आपको कंसेप्चुअल चीजों पे ध्यान रखना है और अकाउंट जैसा सब्जेक्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है जब हमें पता होता है कि हमें एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं सर और मैडम। और उसमें भी आप लोगों को सिर्फ तुक्के नहीं मारने, मतलब ऐसे नहीं कि आज की बात है सर, आपको ये नॉलेज आपके इंटर लेवल पे, फाइनल लेवल पे और बट ऑब्वियस आफ्टर गेटिंग योर डिग्री, मतलब जैसे आप सीए में हो जाओगे उसके बाद भी आपको ये नॉलेज ही पैसा दिलाने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले आप जो सीख रहे हो तो उसे समझ के सीखो, है ना। उसको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में रखो और फिर आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो। चलो बिना समय गवाए सर, हम लोग कौन सा सब्जेक्ट देख रहे हैं आज सीए में फाउंडेशन का। दोस्तों सीए में फाउंडेशन का अकाउंट्स ये सब्जेक्ट हम लोग आज डील करने वाले हैं। पहला हमारा जो चैप्टर आज मैं आपसे के साथ डिस्कस करूंगा दैट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस। और क्योंकि एमसीक्यूज पेपर आता है तो बहुत बार ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम लोगों को पता रहे कि जो हम पढ़ रहे हैं क्या सवाल आपकी इंस्टीट्यूट आपसे पूछ सकती है और कैसे उसके जवाब आपको देने हैं करके। लेट्स सी, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, ध्यान से देखना। दोस्तों ये गांव है, धोलकपुर समझ लीजिए। ओके, इस गांव में बट ऑब्वियस किंग रहेंगे, कोई तो एक किंग है और ये किंग ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उनके प्रधान को, सचिव को, कि भाई हमारे गांव में, मतलब अगर राज्य का विकास अगर करना है तो हम लोग बहुत सारा पैसा कलेक्ट करेंगे लोगों से अलग अलग माध्यम से। बताओ तो भारत में भी आजकल ऐसे ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हमारी सरकार भी लोगों से पैसे लेती कि नहीं लेती? अगर आप बोल रहे हो नहीं तो दोस्तों आपने ये नाम तो सुना ही रहेगा, टैक्स। अलग अलग प्रकार के टैक्स है उसमें, आपने और एक ये चीज सुनी ही रहेगी, जीएसटी। ये क्या है कि लोगों से पैसे लेने के बाद हमारा गवर्नमेंट, हमारा राज्य, हमारा देश चलाता है अच्छे से। अब ये जिम्मेदारी दी गई इस सचिव पे। पैसा आते गया, पैसा खर्चा होते गया। एक दिन राजा जी बोले कि सचिव आइए हमें बताइए कि क्या स्थिति है हमारे राज्य की, पैसा कितना आया कितना गया। और इस सचिव के मुंह पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। हो सकता है इन्होंने प्रॉपर वो पैसा कहां से आया, कहां पे इस्तेमाल किया या कितना इस्तेमाल होना चाहिए था उससे ज्यादा हो गया होगा, तो ये उसे रिकॉर्ड नहीं देते आया। और ये बहुत बड़ा कियोस, कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा इस राज्य में। और अल्टीमेटली हो सकता है जो राज्य बहुत ज्यादा फलना फूलना चाहिए था वो गरीब हो जाए, बेरोजगारी उसमें बढ़ जाए और कोई दूसरा राज्य आके इस पे कि इसको टेक ओवर कर ले, गुलामी में चला जाए। सारी चीजों की जड़ फाइनेंशियली जो जितना स्ट्रांग होगा, जो जितना सक्षम होगा, उतना ही मतलब वो पावर में रहेगा। सिंपल सी बात है मालिक। बहुत इसका इकोनॉमिक में अपने टीचर्स आपको समझाएंगे कि क्या रोल होता है, मतलब आपके इकोनॉमिकली आपने स्ट्रांग कैसे होना चाहिए। लेकिन मैं बात कर रहा हूं जब आप इकोनॉमी समझ जाओगे कि पैसा तो लेके आओगे सर, लेकिन पैसों का अगर मैनेजमेंट नहीं किया, प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं रखा, अगर आप जवाब ही नहीं दे पाए अपने अथॉरिटीज को कि ये पैसा आया कहां से, पैसा गया कहां पे, कितना खर्चा हुआ, क्या रिकॉर्डिंग है, तो बेसिकली इस सचिव को, इस प्रधान को क्या जरूरत थी? एक नॉलेज होने का, एक सिस्टम का, एक एक सब्जेक्ट का। वो सब्जेक्ट है अकाउंटिंग। अब जैसे हम पढ़ेंगे एकदम बेसिक सी बात पढ़ने वाले हैं तो सर मेन ऑब्जेक्टिव क्या है जरा देखना। मैं आपको आप अभी इस पर्टिकुलर सेशन में और एक चीज हम देखेंगे बेटा, ये गैप का पहले तो फुल फॉर्म क्या है और एक्चुअली गैप होता क्या है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है, डिटेल में आप समझ जाओ। दूसरी बात, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं और इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन इशू करता है या किसके कंसल्टेशन से इशू होता है वो भी आपको देखना है। तो आप लोग लेक्चर के साथ जुड़े रहिए, एंड तक देखिए। बिल्कुल ही आप घर पे बैठे हो फिर भी आपको चीजें समझ रही। लेट्स सी, हम देखते हैं अब इस सचिव को नॉलेज देने की जरूरत है। अकाउंट का ए से हम शुरुआत करेंगे। अजम्पशन बिल्कुल नहीं रहेगा कि आपका हो चुका अकाउंट, लेकिन पूरा का पूरा कंसंट्रेशन आप स्क्रीन पे दोगे। चलो पढ़ते हैं सर। One of the main objective of accounting to help user to take appropriate decision by providing relevant accounting information। राजा जी को कोई डिसीजन लेना था कि मैं राज्य में लोगों को कर से मुक्ति देना चाहता हूं, लेकिन सचिव के पास तो कोई रिकॉर्ड था ही नहीं। तो राजा जी को पता चल पाए एक्चुअली पैसा का मेन सोर्स है क्या या कहां से
क्या चीज हो रही है। तो इसीलिए अगर डिसीजन मेकिंग लेना है तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है सर अकाउंट का? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू हेल्प यूजर्स। यूजर्स मतलब अभी जैसे हम कंपनी की बात करें तो कंपनी में जो मैनेजमेंट हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकती है, इन्वेस्टमेंट हो सकता है, इन शॉर्ट स्टेक होल्डर्स। ये शब्द मैं एक्सप्लेन कर दूंगा बाद में, शेयर होल्डर नहीं बोला मैंने, क्या बोला बेटा? स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर्स में सारे वो लोग आ जाते हैं जिनका कंपनी से इंटरेस्ट होता है, जुड़ा होता है करके। देखो तो यूजर्स को अप्रोप्रिएट डिसीजन लेना है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करके। फॉर दिस पर्पस अकाउंटिंग मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन इन इट्स बुक। तो जो जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो हम कहां पे रिकॉर्ड कर रहे हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन रख रहे हैं प्रॉपर रिकॉर्ड्स को। द प्रैक्टिस ऑफ दिस रिकॉर्ड्स कीपिंग however may be based on the diverse policy at various organization। yes sir, लेकिन इसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को पता होना बहुत जरूरी है, कुछ डिसिप्लिन को फॉलो करना जरूरी है, कुछ रूल्स को फॉलो करना जरूरी है। एज द रिजल्ट देयर आर लिमिटेड स्कोप फॉर कंपेयरिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अक्रॉस द एंटिटीज ओवर अ टाइम। अब देखते हैं, in order to ensure uniformity and consistency in record of क्या बेटा बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग जो भी है, कीपिंग एंड प्रोसीजर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन विच इज लार्जली कंपेरेबल, द अकाउंटिंग प्रोफेशनल हैज डेवलप्ड सर्टन रूल्स। सर क्या हो रहा है पूरे भारत के राज्य में, मतलब जितने भी हमारे छोटे 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 गांव है, राज्य है, कहीं पे भी अकाउंटिंग हो वो सेम रूल से ही होना चाहिए। कैसे सेम रूल? और एक डेमो देता हूं मैं आपको। चलो मुझे बताओ ना जरा, आप कितने होशियार हो या कितना आपने 11-12 ध्यान से पढ़ा है वो समझ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक कंसेप्ट अभी तो नहीं बताऊंगा लेकिन आपने पढ़ा हुआ था। क्लोजिंग स्टॉक आपको मार्केट वैल्यू दिया हुआ है बेटा 80,000 और कॉस्ट दिया हुआ है 25,000। मुझे बताओ, अब आपको दो इफेक्ट तो पता है क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्टमेंट में आया तो एक कहा जाएगा, जरा बताना मुझे। हेलो, आपसे ही बात कर रहा हूं, बताओ यहीं पे ध्यान दो। एक कहां पे जाएगा इफेक्ट? सर एक इफेक्ट जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड को, बिल्कुल बढ़िया भाई, आ रहा है आपको। और दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? सर दूसरा इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के असेट साइड को। वेरी नाइस, बट कौन सी अमाउंट जाएगी? 80,000 और 25,000 एक ही जाएगी, एवरेज एवरेज नहीं जाएगा। ओके, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर वेरी नाइस, बच्चे बोल रहे हैं सर ये जाएगा 25,000, क्यों? कॉस्ट है इसीलिए? नहीं सर, हमने एक पॉइंट पढ़ा था, हमने एक रूल पढ़ा था, हमने एक कंसेप्ट पढ़ी थी। वो कंसेप्ट क्या थी जरा लिखना सर। विच एवर इज, बोलो क्या? वेरी गुड, कुछ बच्चे बहुत अच्छे से बोल रहे हैं लोअर। तो ये जो आप एज अ महाराष्ट्र में बैठ के अकाउंटिंग कर रहे हो तो आप बोल रहे हो हम कॉस्ट लेंगे जो क्या रहेगा, विच एवर इज लोअर को फॉलो करता है। तो सेम चीज है सर, समझ में आ रहा है? तो ये जो महाराष्ट्र में फॉलो हो रहा है वही कर्नाटका में फॉलो होगा, वही गुजरात में फॉलो होगा, वही जम्मू कश्मीर में फॉलो होगा, वही कश्मीर से लेके कन्याकुमारी हर जगह वैसे ही फॉलो होगा। इसे कहते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसीज। देखेंगे हम लोग आगे, पढ़ो तो कुछ रूल डेवलप करने थे, कुछ कन्वेंशंस थे, कुछ स्टैंडर्ड्स थे, कुछ प्रोसीजर थी विच आर जनरली एक्सेप्टेड एंड यूनिवर्सली प्रैक्टिस। समझो इस चीज को, जो हर जगह पे, मतलब आप ऐसे थोड़ी ना सिर्फ महाराष्ट्र में सीख रहे हो तो ये महाराष्ट्र में ही नॉलेज काम में आएगा, नहीं सर, आप किधर भी जाओ वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होना चाहिए। दिस कॉमन सेट ऑफ रूल्स, ये एमसीक्यूज आ जाएगा बेटा, ध्यान से देखना। दिस कॉमन सेट ऑफ रूल्स, कन्वेंशन, स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर रेफर्ड एज, इसे क्या कहा जाएगा? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, दैट इज गैप। क्या बोला मैंने? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इसे क्या कहा जाएगा? शॉर्ट फॉर्म GAAP, गैप। ये क्या होता है? दिस इज कॉमन सेट ऑफ रूल्स एंड कन्वेंशंस। मालिक समझा आपको? एवरीबॉडी यस और नो, हाँ या ना? तो ये पहला एमसीक्यूज आप डील कर पाओगे दोस्तों, ऐसे पढ़ लो, सीएमए में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। आगे जाते हैं। द गैप प्रोवाइड द गाइडलाइंस। अब ये क्या करता है सर? गैप मतलब समझ गया, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, की हर जगह पे सब लोग इसी चीज को फॉलो करेंगे। अब ये क्या होता है? ये गैप क्या प्रोवाइड करता है सर? गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। किसको? फॉर रिपोर्टिंग इकोनॉमिक इवेंट एंड आर दस यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन इन ड्राफ्टिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे तो कौन से चीजों को यूज किया जाता है? गैप को, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। These are followed by organizations so that the user of accounting information have an optimum level of consistency in financial statement. In preparing financial statement, they use while comparing such information over a time and across the entity for the decision purpose. तो yes sir, ये ज्यादा इसमें MCQ नहीं, लेकिन लॉजिक समझ लो सर।
कि आप अब तक जो अकाउंटिंग करते हो, आप प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे हो दोस्तों, तो आपको ये क्यों समझना जरूरी है, क्योंकि आप अगर कंसेप्चुअल क्लियर रहे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली आगे। Such accounting principles have been developed from research, accepted accounting practices, and pronouncements of regulators. Yes, आगे देखते हैं भारत में क्या हो रहा है। इन इंडिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड, यहाँ पे एमसीक्यू जाएगा बेटा। इन इंडिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो इसका एक शॉर्ट फॉर्म है क्या, एएस कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है बेटा, एएस। तो आपको एमसीक्यू आ सकता है कि भारत में जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या, आप बेसिक लेवल पे आपको लेमन लैंग्वेज में बताओ, या फिर जो 11-12 की बच्चों की भाषा में बताओ, जो आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, जो आप बैलेंस शीट बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये कौन से बेसिस पे बनाया जाता है, किसको यूज किया जाता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, दैट इज एएस। ठीक है, इशूड बाय। अब दूसरा सवाल क्या आएगा, ये जो एएस है ना, एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये कौन इशू करता है, तो एएस इज इशूड बाय ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट नहीं बेटा, ये क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ये ध्यान में रखो, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एंड द लॉ लेड डाउन इन रिस्पेक्टिव एप्लीकेबल स्टैट्यूट। स्टैट्यूट मतलब लॉ। तो भारत में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन इशू कर रहा है, ICAI, अंडरलाइन कर लो, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ओके, this accounting standard as well as rule prescribed under the various status have the gap at their core। gap मतलब क्या, generally accepted accounting principles। ओके, याद रखना दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को अलग अलग चीजें में घुमा सकते हैं। गैप का ही फुल फॉर्म पूछेंगे, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसीज, जनरली अकाउंटिंग, ऐसे कुछ दे देंगे तो याद रखना जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है करके, और एस के तौर पे भी उसे ध्यान में रखा जाता है। तो सर हम अब जब ये सीएमए लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या ध्यान देना है बेटा, देखो मुझे ऐसा लगता है पहले तो गैप पूछ लेंगे, मतलब दो एमसीक्यूज आ सकता है, एक तो गैप का फुल फॉर्म, नहीं तो बोल देंगे कि द कॉमन सेट ऑफ रूल्स कन्वेंशन स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर इज रेफर्ड एट अटैच, तो उसे क्या कहा जाएगा, गैप। दूसरा, क्या इंडिया में हम लोग जो एक प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, सब इंडिया में सारी जगह सेम अकाउंटिंग होना ही चाहिए, तो क्या चीज होगी वो, उसके लिए हम क्या फॉलो करते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। बोलो क्या फॉलो करते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसने इशू किया है, ICAI, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया करके। दैट्स ऑल। ये दो सवाल आपके यहां तक आ सकते थे, और ये पहला सेशन था छोटा सा 12-13 मिनट का। आगे हम जाएंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग कंसेप्ट मतलब अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन रहने वाला है दोस्तों, जहां पे आप एंटिटी कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी, पीरियडिसिटी कंसेप्ट, ये जो 11th में हो गया था लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे इसे समझना है मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे आपको दिखेगा, रियलाइजेशन कंसेप्ट है, ड्यूअल एस्पेक्ट तो आपने पढ़ा ही था। अब यहाँ पे एक मिनट, ओके, यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देना है करके, कि अगर आप कंसेप्चुअली समझोगे तो दिक्कत नहीं आने वाला। पीरियडिसिटी कंसेप्ट क्या है, मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल से बताऊंगा। दूसरी बात बेटा, कन्वेंशंस, मतलब आपने कभी सोचा है जब आप बैलेंस शीट बना रहे हो तो एक तरफ आप लायबिलिटी लिख रहे हो, एक तरफ आप असेट लिख रहे हो, और जबकि एक चीज आपको पता है कि बैलेंस शीट ऑलवेज क्या होता है, टैली होता है, तो क्यों मैं असेट इधर और लायबिलिटी इधर नहीं लिख सकता। कन्वेंशंस का क्या रोल है सब आपको पता चलेगा, लेकिन आप लोग रेगुलर लेक्चर देखते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। ऑफलाइन ऑनलाइन बैचेस हमारे शुरू हुए हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जरूर अपना इंटरेस्ट दिखाइए। दोस्तों यहीं पे मैं रुकता हूं आज के लेक्चर में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो। लेक्चर तो करना ही है, लेकिन सेल्फ स्टडी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ते रहो, और फर्स्ट अटेम्प्ट में हमें सीएमए फाउंडेशन क्रैक करना है। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। यहीं पे मैं रुकता हूं, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।